हेलो दोस्तों, आज हम क्वांटम मॉडल का रिवीजन करेंगे। क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। तो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम दिया है डी ब्रोगली इक्वेशन। इसे हम डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से अधिकतर क्वेश्चन बनता है। क्वांटम मॉडल क्या है? क्वांटम मॉडल मतलब इन दिस यूनिवर्स एवरी सब्सटेंस हैव बोथ करेक्टर वेव एज विल एज पार्टिकल दिस फिनोमिना नो ऑफ ड्यू बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। मतलब सीधा सीधा ये समझो कि क्वांटम मॉडल यह है जिससे हम किसी पार्टिकल के मतलब किसी व्यक्ति का जो पता होता है वो हम चाहे किसी इलेक्ट्रॉन का जो पता होता है हम क्वांटम मॉडल से ही पता कर सकते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कितनी गति है, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, कितने वेवलेंथ है, सब चीज़ हम इलेक्ट्रॉन का पता कर सकते हैं। कौन सा कक्षा है, कौन सा उपकक्षा है, ये सब वी नो डैट। क्वांटम मॉडल बराबर क्या होता है? सी बराबर क्या? फ्रीक्वेंसी गुने वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ बराबर सी बाय फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाय वेवलेंथ। इमेस्ट्रियन इक्वेशन ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी ई बराबर एम सी स्क्वायर ई बराबर तो एम सी स्क्वायर की जगह पर हम ई बराबर एच फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं समीकरण थर्ड से। इसके बाद पुट इक्वेशन इससे सीधा सीधा ये याद रख लो ना कि वेवलेंथ बराबर एच बाय एम सी। माइक्रोस्कोपिक के अगर हमें कोई भी छोटा कण को अगर अधिक कुछ भी पता करना है ना तो यही फार्मूला है। वेवलेंथ निकालने का एच बाय एम सी। अब वेवलेंथ बराबर एच बाय एम भी। एम सी को हम एम सी को भी लिख सकते हैं। तो वेवलेंथ बराबर एच बाय एम भी। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें खोज करना होता है या फिर किसी चीज़ का कुछ भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कुछ भी निकालना होता है तो हम इसी तरीके से निकालते हैं। इसके बाद वेवलेंथ में होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ। एम बराबर होगा मास ऑफ पार्टिकल, भी बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एच बराबर 6 एच का मान होता है एच को हम प्लैंकस कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका मान होता है 6.62 गुने 10⁻34 जूल प्रति सेकेंड। इसे हम 1 जूल बराबर होता है kg मीटर क्यूब बटा प्रति सेकेंड स्क्वायर। एम भी बराबर पी लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। एम भी बराबर पी। वेवलेंथ बराबर एच बाई पी। डी ब्रोगली इक्वेशन में क्या कहता है? वेवलेंथ बराबर एच बाई पी और वेवलेंथ बराबर एच बाई एम भी। पी को हम पी बराबर क्या होता है? एम भी। तो पी की जगह पर हम एम भी रख दिए। के ई बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। इसके बाद इसको हम इधर 2 से गुना करें तो 2 के ई बराबर एम भी स्क्वायर, तो 2 के ई बराबर एम भी स्क्वायर। इसके बाद हम इसमें भी को इधर भी स्क्वायर को हम इधर करेंगे तो √2 के ई बटा एम। पुट इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट गेट। मतलब भी का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे तो एच बराबर क्या होगा? एम √2 के ई बटा एम। तो सीधा सीधा फार्मूला आ गया क्या? वेवलेंथ बराबर एच बराबर √m इंटू 2 के ई। तो सिंपली कहते हैं वेवलेंथ बराबर एच बटा √2 एम के काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या है? वेवलेंथ तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, एम बराबर मास ऑफ पार्टिकल, के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी का मान निकालना है तो इसका मान हमें पता है 6.62 गुने 10⁻34 जूल। और वेवलेंथ अगर दिया होगा निकालना होगा तो निकालेंगे। इसके बाद 2 एम का एम पता ही है क्या है? एम मास ऑफ पार्टिकल का कितना मास है, के बराबर काइनेटिक एनर्जी। और वेवलेंथ बराबर एच बाई एम सी। मतलब और वेवलेंथ बराबर एच बाई एम भी। वेवलेंथ बराबर एच बाई पी और वेवलेंथ बराबर एच। मतलब वेवलेंथ का ये 5 को फार्मूला है जो याद रख लेंगे तो हम किसी पार्टिकल का वेवलेंथ निकाल सकते हैं या फिर उससे हम मास भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और फना चना सब निकाल सकते हैं, प्रेशर भी निकाल सकते हैं हम। तो ये 5 को फार्मूला है जो अपने कॉपी में लिख लेना है। फार्मूला है जो कहीं लिख करके याद करना है। के बाद मेन चीज़ जो है हैंसबर्ग अनक्रेंसिटी। देखो क्या है? देखो अकॉर्डिंग टू हैंसबर्ग यूनिटरी प्रिंसिपल वी कैन नॉट कैलकुलेट बोथ पोजीशन एंड क्वांटम। यू कैन नॉट
You cannot calculate both position and momentum of substantial particle small annually. Note: for substantial particle we can only calculate one thing at one time, either position or either momentum. तो हेसनबर्ग यूनिक्राइटली फार्मूला क्या है? डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा पी लेस देन एच बाई 4 पाई। इसमें डेल्टा एक्स बराबर क्या है? यूनिवर्सिटी इन पोजीशन, मतलब सीधा सीधा डेल्टा मतलब क्या होता है कि हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं हो सकता है। डेल्टा पी बराबर अनकर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनकर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनकर्टेनिटी इन पोजीशन। एन बराबर 6.6×10⁻⁻34 जेल प्रति JS जूल प्रति सेकेंड। इसके बाद डेल्टा भी बराबर यूनिवर्सिटी इन वेलोसिटी। डेल्टा मतलब यूनिवर्सिटी मतलब सीधा सीधा समझो ना कि हमें इसका मान पता नहीं हो सकता है। डेल्टा यूनिक्राइटेनिटी याद, इससे सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो कि डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच बाई 4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी बराबर एच बाई 4 पाई एम, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी बराबर एच बाई 4 पाई। कैलकुलेट यूनिवर्सिटी अनकॉन्टेंटिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट पट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो डेल्टा भी निकालना है। इसमें हमें डेल्टा एक्स दे दिया 10⁻⁻15 मीटर, कि हमें पता है एटम का रेडियस क्या होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर। एम ई मास दे दिया है, मास तो पता है हमें, इलेक्ट्रॉन का 10⁻31 kg। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी बराबर ये फार्मूला लगाने के एच बाई 4 पाई एम। तो इसमें हमें एच का मान पता ही है, तो एच का मान हम सीधे पुट कर दिए हैं। इसके बाद 4 पाई का मान तो पता है 3.14। इसके बाद डेल्टा डेल्टा एक्स को हम इस साइड ले आएँ तो गुना से भाग में आ जाएगा। डेल्टा एक्स का मान ये रहा, हम 10⁻⁻15 मीटर। तो डेल्टा भी निकालने के लिए 6.626×10⁻⁻34 kg जूल को हम सीधा kg मीटर स्क्वायर बटा प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 गुने ये हो गया 4 के 4, और पाई का मान 3.14 गुने 9.1 इलेक्ट्रॉन गुने 10⁻⁻34 kg इलेक्ट्रॉन का भार हो गया गुने 10⁻⁻15 m। ये हो गया डेल्टा एक्स। इसके बाद डेल्टा भी बराबर kg से kg सब कट के ये आएगा 6.626 गुने 10⁻⁻11, 4 गुने बट्टे 4 गुने 3.14 गुने 9.1। तो इसका मान अप्रोक्स यही आएगा कि डेल्टा भी बराबर 6.16 गुने 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। 10⁻10 10⁻8 किया तो क्या होना है 6.16 गुने 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। इसमें हमने 108 को भाग दिया 6.6 से। इलेक्ट्रॉन नॉट पट इनसाइड द न्यूक्लियस, नोट पुट मतलब न्यूक्लियस को जाने के लिए इसको कितना वेलोसिटी चाहिए, 6.16 गुने 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। इसको अगर इतना तेज़ी से वो नचेगा या घूमेगा या फिर स्पीड पकड़ेगा तभी तो वह न्यूक्लियस से टकरा सकता है। और हमें पता है लाइट का भी स्पीड इतना नहीं होता है, उसका भी स्पीड होता है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इससे भी वह 100 गुना ज़्यादा है। 100 गुना ज़्यादा होगा तो कैसे भी किसी प्रकार से भी नहीं पहुंच पाएगा न्यूक्लियस पर। मतलब पार्टिकल को ना मतलब लाइट से स्पीड चलना असंभव के समान है। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ, पहला वाला में क्या निकाले है डेल्टा भी मतलब वेलोसिटी निकाले हैं। इस बार हम निकालेंगे क्या डेल्टा वेवलेंथ निकालेंगे सीधा सीधा। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ क्रिकेट बॉल हैविंग मास, क्रिकेट बॉल है जिसका मास है 300 ग्राम एंड मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 6 मतलब वेलोसिटी है उसका 6.16 गुने 10⁻⁻34 मीटर प्रति सेकंड। वेवलेंथ बराबर होता है h बाई एम भी, एम बराबर होता है 300 GM ग्राम। वेलोसिटी हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे वेवलेंथ बराबर h, इसमें हमें h का मान पता ही होता है, m का मान दे दिया है 300 ग्राम और v का मान ये रहा। तो इसी को तीनों को एकदम पुट कर देंगे तो वेवलेंथ बराबर क्या हो जाएगा, h का मान 6.16 जूल प्रति सेकंड और m का मान 300 ग्राम गुने v का मान 6.626 गुने 10⁻⁻34 से -34 कट
इसके बाद जूल को हम इसमें बदलेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर बटे प्रति सेकंड स्क्वायर या सेकंड स्क्वायर। तो फिर क्या 34 से 34 गया, इसके बाद 6.6 से मतलब से पूरा काट उठ के यही आएगा वेवलेंथ बराबर 1/3 में 10 के पावर -1। तो सीधा 3 के पावर -1 को हम सीधा ऊपर भेज देंगे तो 10/3 में 3 से भाग लगाएंगे तो 3 मीटर हो जाएगा इसका। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसमें वेवलेंथ निकाला। डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना आया, इसमें हमें बॉल दिया था, मास दिया था 300 ग्राम, तो हमने वेवलेंथ बराबर h/mv वाला फॉर्मूला लगा दिया है। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ़ इट इज मूविंग इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में दिया है जिसका सेकेंड ऑर्बिट दिया है। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ़ इट इज मूविंग इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में। तो हाइड्रोजन एटम में भी मतलब भी इसमें वेवलेंथ बराबर h/mv। तो इसमें h का मान है 6.6 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसके बाद m का मान है मतलब इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 9.1 × 10⁻³ kg गुने इसमें हमें ये वाला मान पुट कर देना है 1.09। तो ये वाला मीटर प्रति सेकंड, ये वाला V2 का मान ये पुट कर दिए हैं हम। देखो V2 का मान एगो में होता है 2 दशमलव, देखो V2 का मान क्या निकलेगा, सेकंड ऑर्बिट में दिया था तो फार्मूला होता है 2.18 गुने 10 के पावर 6 Z मतलब एटॉमिक नंबर कितना है 1, n क्या है सेकंड ऑर्बिट तो 2। तो इसका मान 1/2 बैठा दिया है। इसके बाद इसका मतलब V2 मतलब जोड़ घटा मुनाफा जो भी किया है तो 2 से इससे मतलब ये इतना दिया था, इसके बाद इसमें से इतना हटा दिया तो ये मतलब इसका मतलब जोड़ दिया है तो 1.09 × 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ गया है। या फिर कहो तो क्या गुना था दो, यहाँ पे 2 था तो 2 से खड़ा काट दिया है तो 1.09 होगा गुना 10 के पावर 6। इसके बाद 1.09 × 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। देखो इसमें 2.18 × 10 के पावर 6 Z/n एक फार्मूला होता है। Z का मान हमें पता है 1 है, n का मान पर गया है 2 है, 2 से काट दिया तो 1.09 × 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। तो यही मान यहाँ पे बैठा दिया है। इसके बाद 6.6 × 10 के पावर 34 + 25/9.1। इसमें देखो यहाँ पे 34 है और इसमें से अगर 6 में से यहाँ पे गुने 10 के पावर 6 है, 31 में से -31 में से 6 प्लस जाएगा तो ये होगा -25 से -25 ऊपर जाएगा तो +25 तो प्लस -34 में से +25 जाएगा तो 10 के पावर -9 होगा। तो यही वाला बैठा जाएगा 6/9 गुने 10 के पावर -6। तो इसका मान यही होगा इसका आंसर। इसमें समझने क्या है, इजी है। सेकेंड ऑर्बिट में क्या है तो 2 से भाग दे दिया है यहाँ पे तो आ गया है आंसर सिंपली। Z/n फार्मूला याद रहता है तो केमिस्ट्री में बहुत आसान रहता है किसी भी चीज़ को बनाना। डी ब्रोगली वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, देखो डी ब्रोगली में वेव नेचर पार्टिकल नेचर डुअल नेचर है। हाइसेनबर्ग ने क्या दिया है अनक्रेटिलिटी मतलब लगभग पोजीशन इलेक्ट्रॉन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन पता कर सकता है। मतलब हाइसेनबर्ग फार्मूला से हम पोजीशन और मोमेंटम हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का पता कर सकते हैं, मतलब पार्टिकल का सीधा करें तो पता कर सकते हैं। क्वांटम मॉडल एक्सप्लेनेशन, देखो क्वांटम मॉडल ऑफ ए एटम आर 3 डायमेंशनल XYZ, मतलब क्वांटम मॉडल 3 डायमेंशनल है। मतलब 3 डायमेंशनल मतलब कोई भी चीज़ 3 डायमेंशनल मतलब जैसे पेन है तो जिस चीज़ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा उसे ही हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। क्वांटम मॉडल कॉन्साइड डुअल नेचर या पार्टिकल बट मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज ए वैल्यूलेस इलेक्ट्रॉन वेव। मतलब देखो कोई भी क्वांटम मॉडल के अनुसार कोई भी क्वांटम मॉडल कॉन्साइड डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, मतलब क्वांटम मॉडल के अनुसार कि कोई भी पार्टिकल होता है वो दोनों नेचर प्रदर्शित करता है, लेकिन मास जिस चीज़ का मतलब जितना कम रहेगा ना, मतलब कोई भी बस क्वांटम मॉडल में कहा गया है कि कोई भी कार है तो उसका भी मतलब वह पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों दर्शा रहा है। लेकिन क्वांटम मॉडल में यह साफ साफ कहना चाह रहा है कि अगर कोई छोटा कण है मतलब बहुत छोटा वो अधिक
वेव नेचर दिखाता है, पार्टिकल नेचर कम दिखाता है। कोई भी ज़्यादा बड़ा या जिसका बड़ा मास हो तो वो पार्टिकल नेचर बहुत ज़्यादा दिखाता है, वेव नेचर कम दिखाता है। और जो बहुत छोटा जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, मतलब 9 के बराबर होता है, वो सब वेव नेचर दिखाता है। लेकिन जो बड़ा बड़ा कार सब होता है वो सब पार्टिकल नेचर दिखाता है। अधिक मतलब उसमें भी वेव है लेकिन वो पार्टिकल नेचर दिखाता है क्योंकि वह उसमें मास बहुत ज़्यादा है। जैसे अकॉर्डिंग टू द बोहर्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट, क्या अकॉर्डिंग टू बोहर्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में नहीं होता है, क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मॉडल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिट में नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल में। ऑर्बिट का एक भाग होता है, कह सकता हूँ। ऑर्बिट और ऑर्बिटल और ऑर्बिट में क्या अंतर है, देखो। द स्पेस एक्स बाय जेड, ये 3 डायमेंशनल है। वेज इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इज मैक्सिमम 99.9% नो एज ऑर्बिटल। जैसे टॉल का प्रचार करता है तो कहता है ना, यह जम्प से 90.99% सुरक्षा देता है। इसी प्रकार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने की क्वांटम मॉडल से 99.99% मतलब चांस है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग, मैक्सिमम चांस है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। ऑर्बिटल क्या है, इफ इज 2D डायमेंशन है, ये 3D है, ये 2D है, सीधा सीधा कहा जाता है। ऑर्बिटल रिप्रेजेंट SPDF और ऑर्बिट होता है KLMNOPQ, यही से होता है KLNMOPQ, यही ही होता है। 4 नहीं है तो 4 में होगा क्या, MNM होगा। क्वांटम मॉडल ऑफ ए एटम कंसाइडर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर एंड रिप्रेजेंट इन बाय ए सिंबल पीस, इसी तरह हम वेव नेचर को, मतलब इलेक्ट्रॉन को देखो, हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शाते हैं या फिर एक डॉट से दर्शाते हैं, क्रॉस से दर्शाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो क्रॉस है वो इलेक्ट्रॉन को ही दर्शा रहा होगा कहीं। उसके बाद ये मतलब इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ही दर्शाते हैं, ऐसे भी दर्शाते हैं, ऐसे भी दर्शाते हैं, ऐसे भी दर्शाते हैं। लेकिन अधिकतर क्वांटम मॉडल में तुम्हें ये दोनों अधिक मिलेगा, इलेक्ट्रॉन दर्शाना। क्वांटम मॉडल इलेक्ट्रॉन तो हम एक चिन्ह दिया है इलेक्ट्रॉन का ऐसे वाला, वेव फंक्शन मतलब वेव फंक्शन का एक ही ये चिन्ह दिया है। मतलब यहाँ भी ये ऐसे रहेगा तो हम जान जाएंगे वह क्या है, वेव है। इट डज नॉट हैव ए फिजिकल सिग्निफिकेंस, ओनली रिप्रेजेंट क्वांटम नंबर। देखो इलेक्ट्रॉन का पता देता है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहो, क्वांटम नंबर ना इलेक्ट्रॉन का पता घर सब चीज़ दे देगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित है, मतलब कहा तो गया है 19.99% चांस है इलेक्ट्रॉन वहीं होगा, इतना परसेंट तक क्वांटम नंबर बता देता है, लेकिन 100% नहीं बता सकता है। इनसाइड द एटम टू आइडेंटिटी सेल सबसेल एनर्जी लेवल ऑर्बिटल एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ एज ए क्वांटम नंबर। मतलब क्वांटम नंबर तुमको सब सेल बता देगा, सब सेल बता देगा, एनर्जी कितना है, ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल में, पोजीशन कहाँ है इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके बारे में सब चीज़ बता देगा क्वांटम नंबर। देखो क्वांटम नंबर, टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम n कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम l से दर्शाते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम m या ml से दर्शाते हैं, स्पाइन क्वांटम नंबर जिसे हम s या ms से, मतलब हम जिसको देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम m से दर्शाते हैं, सिंबल याद रख लो। इसके बाद एजीमुथल को l से दर्शाते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से दर्शाते हैं, स्पाइनिक क्वांटम नंबर को s से दर्शाते हैं, अधिकतर s या ms से, लेकिन s से ज़्यादा दर्शाते हैं। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, इन्फॉर्मेशन गिवन, एनर्जी लेवल के बारे में यह बताएगा, ऑर्बिट या सेल, तीनों के बारे में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता देगा। ये n जो है ये हमें एनर्जी लेवल कितना है ये भी बता देगा। इसके बाद ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल में है वो भी बता देगा, सेल क्या है, तीनों चीज़ बता देगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर l जो है एंगुलर क्वांटम, सब डायरी क्वांटम, मतलब इसका नाम है एंगुलर क्वांटम भी, एजीमुथल क्वांटम को कहते हैं सब्सडायरी क्वांटम भी एजीमुथल क्वांटम नंबर को कहते हैं। क्योंकि तुम्हें परीक्षा में ऐसे मतलब आसान भाषा में पूछेगा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, सीधा सीधा पूछेगा सब डायरी क्वांटम नंबर क्या है।
इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट सब सेल 1s 2s 2s यही सब है एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो n बराबर 1 मतलब k होगा, n बराबर 2 को हम l m n o p q मतलब ये जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक मतलब z तक ये जा सकता है। इसके बाद फिर एलिमेंट मतलब जितना भी बढ़ेगा प्रोड्यूटर में वो धीरे धीरे x y z तक भी जा सकता है ये k से। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि ये k से ही क्यों चालू हुआ, ये मतलब वैज्ञानिक को लगा कि हम k से चालू करेंगे। सब चीज़ a b से चालू होता है, हम k से चालू करेंगे। सब चीज़ 0 से चालू होता है, कोई 10 से चालू करता है। L क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम L से दर्शाते हैं। और वाइटल एंगुलर इसे हम √L इंटू L+1 या h/2π से हम निकाल सकते हैं। या फिर 0 होगा तो s हो जाएगा। देखो s को हम 0 कहते हैं, मतलब क्वांटम नंबर में लिखना होगा s बराबर, अगर 0 कहीं लिखा है l तो l हम बुझ जाएंगे ये s है। p लिखा है तो p के लिए 1 होगा, d के लिए 2 होगा और f के लिए 3 होगा और g के लिए 4 होगा और ABCDFG h के लिए 5 होगा। मतलब सीधा सीधा कहे तो अगर क्वांटम नंबर में l का मान अगर 0 दिया है तो s मान लेंगे, p में क्वांटम नंबर का मान l में 1 दिया है तो p, 2 दिया है तो d या 3 दिया है तो f होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इन्फॉर्मेशन गिवन है, यह क्या क्या हमें बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब सेल। ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल निकालने का क्या सूत्र है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1, जितना इलेक्ट्रॉन है उसका दोगुना करके 1 जोड़ देना है। इसके बाद क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। अगर L का मान 0 लिखा है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, L का मान 1 लिखा है तो इसका हम ऐसे ऐसे लिख दो। अगर कहीं पे L का मान 0 लिखा है तो हम इसका जो ऑर्बिटल मतलब सीधा सीधा कहता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो m है वो 0 हो जाएगा। अगर कहीं पे p 1 लिखा है, क्वांटम नंबर l का मान 1 लिखा है तो ये हो जाएगा -1 0 1, यहाँ 3 से हो जाएगा। अगर d 2 लिखा है तो यह -2 से चालू करके -1 0 1 2 5 हो जाएगा। इसके बाद f बराबर 3 लिखा है तो -3 -2 -1 0 1 2 3, और g 4 लिखा है तो -4 से होकर के चालू करके 0 होते हुए 4 तक जाएगा। h में फिर -5 से होते हुए मतलब सीधा सीधा माइनस जहाँ से चालू होगा वहाँ से माइनस लगाते लगाते प्लस तक जाना है। स्पेन क्वांटम नंबर s, हम इसे s से दर्शाते हैं। इंफॉर्मेशन गिवन मतलब देखो स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है, मतलब रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड, मतलब किस दिशा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो +1/2, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -1/2। मतलब अब देखो हमें ये तो पता चल गया कौन सा ऑर्बिट में है, कौन सा सेल में है, कौन सा ऑर्बिट में है, कौन सा ऑर्बिटर में है, कितना एनर्जी है, कितना वेलोसिटी है, सब चीज़ पता चल गया। अब इलेक्ट्रॉन 2 दिशा घूमता है, एगो घूमता है इधर एंटी क्लॉकवाइज, एगो घूमता है घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो +1/2 लिखा रहेगा लास्ट में, अगर क्वांटम नंबर में लास्ट में लिखा होगा +1/2, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -1/2 लिखा रहेगा। तो हम समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब देखो 118 को तुम्हें मतलब 118 का तुम्हें 1s 2s 2p 3s मतलब ये इस तरह लिखना है, 1s 2s 2p 3s 3 मतलब सीधा सीधा कह दो एटम है 118 को ना, तो उसका 1s 2s 2p मतलब 1s 2s 2p 3s इस प्रकार से तुम्हें कम से कम नहीं ज़्यादा तो 50 तक लिख लेना है तो अपने आप तुम्हें याद हो जाएगा किस प्रकार है। या फिर इस प्रकार भी याद कर सकते हो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल 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 पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल फिर दिल्ली पब्लिक और स्कूल, इस प्रकार से याद कर सकते हो आप। देखो समझो एटम होता है 118 को, और बाइटल होता है कितना अभी तक, तो n बराबर 4 Na तक हो जा गया है, तो n बराबर 1 KLMN इतना ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल हमें L बता देगा। इसके बाद सेल क्या होता है कि इसको हम करेंगे तो क्या होगा 1s। इसके बाद 2 को अगर हम तोड़ेंगे मतलब दूसरा
ऑर्बिटल दूसरा में 2p या 2 मतलब 2s और 2p ही रहता है। तीसरा ऑर्बिटल में 3s 3p 3d रहता है। चौथा ऑर्बिटल में 4s 4p 4d 4f रहता है। पाँचवा में 4s 4p 5d 5f रहता है। मतलब इतना ही रहता है। सेल देखो इतना है। एटम में ऑर्बिटल जो है वो है इतना 4 गो। k11 में सेल, k में s रहता है, l में 2s 2p रहता है, m में 3s 3p 3d रहता है, n में 4s 4p 4d 4f रहता है, और o में रहता है 5s 5p 5d 5f, और 6 में रहता है 6s 6p 6d, और 7 में रहता है 7p 7। मतलब यहाँ पे भी लिख सकते हैं 7d मतलब 6f, लेकिन ज़रूर नहीं है। इसके बाद सब सेल क्या होता है, अगर ये सेल है ये, तो ये हो गया, इसका हो गया सब सेल S1s, ये हो गया सेल 2s 2p। अगर इसको हम ऐसे करके बांट देंगे दो भागों में तो ये हो जाएगा 2s एगो सब सेल और 2p एगो सब सेल। इसी प्रकार हम इसे 3 भाग में बांट देंगे, अलग अलग कर देंगे ना तीनों को। सेल को अगर हम बांटेंगे ना 3 मतलब उसमें जो पाया जाता है, मतलब उसको हम अगर बांट देंगे ना अलग अलग तो वही हो जाएगा सब सेल। सिंपली है। ऑर्बिटल क्या होता है, सब सेल में आया 1s 2s, तो 1s 2s ऑर्बिटल यही दर्शाएगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन किधर में है। देखो अगर 1s है तो 1s में ऑर्बिटल समझाए सीधे सीधे सब सेल में 1s है, तो कोई भी 1s 2s 2p 3s रहेगा तो सिंपली 1s में 2 गो इलेक्ट्रॉन रहता है तो एगो डिब्बा रहेगा, और एगो इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधा में उल्टा में है। इसके बाद ऑर्बिटल लगा रहेगा ना 2s 2p 3s 3p 3d, तो इसको हम इस प्रकार दर्शाते हैं। तो हमें पता है S में 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है, P में 6 गो होता है, D में 10 गो होता है, F में 14 गो होता है। 14 गो होता है तो S में एगो डिब्बा बनेगा, P में 3 गो डिब्बा बनेगा, 3 गो डिब्बा में क्या करेगा 6 गो, D में बनेगा, D में 10 गो रहता है तो 5 गो डिब्बा बनेगा, और F में 7 गो डिब्बा बनेगा, जैसे कि 14 गो इलेक्ट्रॉन रह पाए। एक डिब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। S का पता ही है। S मतलब क्या होता है शार्प, P मतलब प्रिंसिपल, D मतलब डिफ्यूज, F मतलब फंडामेंटल। सब सेल क्या है 1s 2s 3s 3p 3d 4f 5f 7s 8d। देखो अगर तुम्हें क्वांटम नंबर कहीं पे लिखा होगा ना तो तुम उसका ऑर्बिटल बता सकते हो, सेल बता सकते हो, सब सेल बता सकते हो, ऑर्बिटल बता सकते हो। इसके बाद वह किस में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ये भी बता सकते हो। मतलब उसका एनर्जी ही बता सकते हो कि कितना, किस में एनर्जी कितना ज़्यादा है। तो सिंपली सब सेल है। यहाँ पे अगर दिया है 1s है तो n बराबर 1 होगा, 2s है तो 2 होगा, मतलब ये वाला सीधा n का मान सीधा सीधा बाहर में जो रहता है वो बैठ जाता है आराम से। 3d है 4f में तो 5f में 5, 7f में 7 है, 8f में 8 होता है। अगर सेल का बात करेंगे तो n में 0 होगा, s में मतलब s में 0 होता है, s तक मतलब सब सेल को s से किसको दर्शाते हैं 0 से, p को हम 1 से दर्शाते हैं, d को 2 से दर्शाते हैं, f को 3 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार p को हम 1 से दर्शाए हैं, d को 2 से दर्शाए हैं, f को 3 से दर्शाए हैं, f को फिर 3 से, फिर p को 1 से और d को 2 से दर्शाते हैं। इसके बाद l हो गया तो इसके बाद m होता है। तो m क्या होगा, अगर 0l है तो ये भी 0 हो जाएगा, 1 है तो -1 0 1, 2 है तो -2 -1 0 1 2, 3 है तो -3 -2 -1 0 1 2 3, 3 है तो फिर इसी प्रकार 1 है तो -1 0 1, मतलब जहाँ से जो लिखा रहता है उसको माइनस प्लस दोनों में लिख देंगे और 0 लेते हुए तो हो जाएगा m। तो हमें n निकल गया, l में m निकल गया। s में क्या होगा वो तुमको बताएगा कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे देगा ना तो तुम s निकालोगे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। क्या इसमें दिया नहीं है तो हम प्लस माइनस 1/2, अगर प्लस में रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर प्लस में नहीं रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसी प्रकार हम बता सकते हैं कि, या फिर अगर इसका क्वांटम नंबर का कहेगा लिखने के लिए तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम सीधा सीधा ये n का मान 1 लिख देंगे, इसके बाद हम 0 लिख देंगे, इसके बाद इसका मान 0 लिख देंगे, इसके बाद इसमें प्लस, अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो 1/2 और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो यही होगा क्वांटम नंबर। अगर तुम्हें ये दे देगा 0 1 1 1 प्लस माइनस 1/2 तो तुम ये बता सकते हो कि उसमें कितना सेल है, सब सेल है, मतलब m भी बता सकते हो, s भी बता सकते हो कि किस में घूम रहा है, ये तक बता सकते हो, एनर्जी सब चीज़ उसका बता दोगा। इसी प्रकार इधर भी n बराबर 2 तो l का मान क्या होगा 0, m का मान
भी 0 हो जाएगा। n बराबर 3 है तो इसमें l बराबर होगा, मतलब अलग अलग होता है। 2s 3p 4d